नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। वर्तमान महामारी के बीच भी हमारे किसान भाई बहन और खेतीहर मजदूर हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि हमारे घरों में भोजन की कमी ना होने पाए। इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि समय से पहले आपको खेती किसानी से संबंधित हर जानकारी मुहैया कराई जाए, जिससे कि आपको किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। अपने इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं आपके लिए 3 सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। अपने आज के विज्ञान और किसान सेगमेंट में आपको जानकारी देने वाले हैं एकीकृत कृषि प्रणाली के बारे में। कृषि स्टार्टअप में आपको मिलवाएंगे एक सफल किसान से, और फार्मिंग इंडिया सेगमेंट में होंगी कृषि जगत से जुड़ी कुछ खास जानकारियां। तो फिर आइए देर किस बात की, अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। जोत की जमीन लगातार कम होती जा रही है। भारत में लगभग 86% छोटे और सीमांत किसान हैं। कम जोत होने के कारण फसलों का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना अब हमारा लक्ष्य बन गया है, और ऐसे में एकीकृत कृषि प्रणाली किसानों की मदद कर सकती है। इससे न केवल लागत में कमी आती है, बल्कि आमदनी में भी इजाफा होता है। एकीकृत कृषि प्रणाली में सिर्फ खेती ही नहीं होती, बल्कि कृषि से जुड़े दूसरे व्यवसाय भी किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और मधुमक्खी पालन वगैरह। इतना ही नहीं, इसमें सिर्फ फसल पर ही संतोष नहीं किया जाता, बल्कि सहफसली खेती की जाती है। अच्छी बात यह है कि इस प्रणाली में हमारी फसलें दूसरे व्यवसायों पर और दूसरे व्यवसाय कृषि पर निर्भर होते हैं। मिसाल के तौर पर गाय भैंसों को खेतों से चारा मिलता है और खेतों को उनसे गोबर की खाद। इसी तरह मधुमक्खी फसलों से फूलों का रस चूसकर शहद बनाती है और बदले में परागण को बढ़ा देती है, जिससे ज्यादा उपज होती है। मुर्गियों की बीट भी फसलों के लिए बेहतरीन खाद का काम करती है। इसके अलावा गाय भैंसों का दूध, मुर्गियों के अंडे और मांस, मधुमक्खियों का शहद और तालाब की मछलियां अतिरिक्त आमदनी का जरिया बनती हैं। इस तरह किसान छोटी सी जमीन में कई तरह के व्यवसाय कर लेता है और उसकी कमाई साल भर बनी रहती है। इस प्रणाली में खाद, जो कि पशुओं और फसल अवशेषों से प्राप्त हो जाता है, इसलिए बाहर से महंगे रासायनिक उर्वरक खरीदने की जरूरत कम पड़ती है। प्राकृतिक खाद की वजह से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति और भौतिक गुणों में इजाफा होता है। लेकिन इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि इस प्रणाली में काम आ रहे घटकों के बीच ज्यादा प्रतिस्पर्धा न हो, बल्कि वो एक दूसरे की जरूरत को पूरा करने वाले हों। मृदा प्रबंधन, तापमान प्रबंधन, जल संरक्षण, जैव विविधता और अवशेषों का पुनर्चक्रण इसके कुछ और महत्वपूर्ण घटक हैं। एकीकृत कृषि प्रणाली में मिट्टी की उत्पादकता बढ़ती है, किसान की आय में बढ़ोतरी होती है, फसल अवशेषों का खेतों में ही निपटान हो जाता है और उनसे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति में सुधार होता है। साथ ही जोखिमों में कमी आती है। जोखिमों में कमी का मतलब है कि कई बार किसी फसल का भाव इतना कम होता है, किसान को लागत भी हाथ नहीं लग पाती, या कभी कभी मौसम की मार फसल को बर्बाद कर देती है। ऐसे में सहफसल या फिर पशुपालन, मधुमक्खी पालन और मछली पालन से किसान की आय बनी रहती है और उसे आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। छोटे और सीमांत किसानों के लिए इस तरह की खेती किसी वरदान से कम नहीं। भारत में हुए अनुसंधानों से पता चलता है कि एकीकृत कृषि प्रणाली से छोटे किसानों की आय में बढ़ोतरी होती है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे, और अब आपको जानकारी देते हैं कृषि कैलेंडर के बारे में। किसान भाइयों बहनों, कृषि कैलेंडर में हम वर्तमान समय में किए जाने वाले कृषि कार्यों के बारे में आपको कुछ विशेष जानकारियां देते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं मूली की खेती के बारे में। तो देखते हैं ये जानकारी इस रिपोर्ट के जरिए।
सितंबर माह में किसान भाई मूली की खेती कर सकते हैं। मैदानी क्षेत्रों में मूली की बुआई सितंबर से जनवरी तक की जाती है। मूली का अच्छा उत्पादन लेने के लिए जीवांश युक्त दोमट या बलुई दोमट मिट्टी अच्छी होती है। इसकी बुआई के लिए मिट्टी का पीएच मान 6.5 के निकट अच्छा होता है। बुआई करने के लिए मूली का बीज 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। मूली के बीज का शोधन 2.5 ग्राम थीरम से 1 किलोग्राम बीज की दर से उपशोधित करना चाहिए। मूली की फसल में रोग के साथ साथ कीटों का भी प्रकोप होता है। मूली में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, अर्ध गोलाकार सुंडी, आरा मक्खी, डायमंड बैक्टॉम कीट लगते हैं। इनकी रोकथाम हेतु मेलाथियान 0.05% तथा 0.05% डाइक्लोरवास का प्रयोग करना चाहिए। मूली की फसल 40 से 50 दिन में तैयार हो जाती है। जब लगे कि मूली की जड़ खाने लायक हो गई है, उस समय इसकी कटाई शुरू कर दे। और इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आप किसी भी काम को पूरी मेहनत और लगन के साथ करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको उसमें सफलता हासिल होती है। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे सफल किसान रामशरण वर्मा जी से, जिन्होंने मिश्रित खेती करके न केवल एक आयाम हासिल किया है बल्कि दूसरे किसानों के लिए आज वे प्रेरणा स्रोत भी बने हैं। तो आइए देखते हैं उनकी सफलता की ये कहानी और साथ ही साथ आपको बता दें कि कृषि में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। रामशरण वर्मा उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के दौलतपुर गांव के एक किसान हैं। गरीब परिवार होने के कारण रामशरण वर्मा की स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई थी। बहुत छोटी सी उम्र में वे अपने पिता को खेती में मदद करने लगे। उन्हें पिता से 6 एकड़ खेत विरासत में मिला। साल 1986 में रामशरण वर्मा ने खेती करनी शुरू की। वे गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब राज्यों के दौरे पर गए और उन राज्यों में सफल ग्रामीण किसानों और खेती के विशेषज्ञों से बातचीत की। साथ ही खेती के बारे में बहुत कुछ सीखा। अपने अनुभवों का उपयोग करते हुए उन्होंने अपने खेतों में केला, आलू, टमाटर और मेंथा की खेती की। इन्होंने खेती में फसल चक्र पद्धति को अपनाया, जिससे इन्हें काफी लाभ और मुनाफा मिला। रामशरण वर्मा उत्तर प्रदेश राज्य में पहले ऐसे किसान थे जिन्होंने खेती में टिश्यू कल्चर तकनीक का उपयोग किया और इसमें सफलता हासिल कर किसानों को नई तकनीक के प्रति जागरूक भी किया। रामशरण वर्मा वर्तमान में 150 एकड़ भूमि पर खेती की देखरेख करते हैं, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 20,000 लोगों का समर्थन करता है। वे देश के और आसपास के किसानों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित करते हैं। छोटे ग्रामीण भारतीय किसानों के लिए केला, टमाटर और आलू की पैदावार में सुधार के लिए उन्नत खेती की तकनीक शुरू करने के लिए उन्हें भारतीय मीडिया द्वारा ग्रामीण उच्च तकनीक वाला किसान कहा जाता है। इन्होंने खेती में अच्छी पैदावार हासिल करने के पीछे फसल चक्र पद्धति की बड़ी भूमिका बताई।
इनके अनुसार फसल चक्र पद्धति में खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल कम होता है, जिसके कारण उत्पादन 30% से तक बढ़ जाता है। साथ ही लागत में 20% तक की कमी आती है। इसलिए इनका मानना है कि किसानों को खेती में फसल चक्र पद्धति को जरूर अपनाना चाहिए। वर्ष 2012 में रामशरण वर्मा को सम्मानित करने के लिए एक समारोह में पूर्व भारतीय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने उन्हें किसान जादूगर कहा। रामशरण वर्मा को वर्ष 2007 और 2010 में जगजीवन राम किसान पुरस्कार और 2014 में राष्ट्रीय बागवानी पुरस्कार भी मिल चुका है। रामशरण वर्मा ने अपने खेत को ही अपनी प्रयोगशाला बनाकर बहुत सारे प्रयोग भी किए और मुनाफा भी कमाया। कई प्रकार की फसल लगाकर उन्होंने अलग अलग प्रजातियां विकसित की। इनका मानना है कि पारंपरिक कृषि से अलग हटकर खेती में कुछ अलग किया जाए तो मुनाफा अधिक होगा, साथ ही किसानों की आय दोगुनी होने में मदद भी मिल सकेगी। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी, ये वे दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल की खरीदारी करती है और ये किसानों की उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना अधिक होती है। सरकार किसानों के लिए इसे लाभकारी मानती है। तो आइए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल से। केंद्र सरकार फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में हर साल बढ़ोतरी कर रही है। इससे किसानों को फसलों का वाजिब भाव मिलने में मदद होती है। रबी विपणन सीजन 2022-23 के लिए कई फसलों की एमएसपी में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। मसूर और कैनोला यानी रेपसीड और सरसों में सबसे ज्यादा 400 रुपए बढ़ाने की सिफारिश की गई है। यानी इस बार किसानों को मसूर का भाव 5,500 रुपए मिलने वाला है, जो पिछले सीजन में 5,100 रुपए था। इसी तरह कैनोला और सरसों की एमएसपी 4,650 से बढ़ाकर 5,050 रुपए कर दी गई है। चने की एमएसपी 130 रुपए बढ़कर 5,230 रुपए हो गई है। पिछले साल ये 5,100 रुपए थी। गेहूं में 40 रुपए बढ़ाए गए हैं और सरकारी एजेंसियां 1,975 की जगह अब 2,015 रुपए के भाव पर गेहूं खरीदेंगी। जौ में 35 रुपए की बढ़ोतरी की मंजूरी मिली है। पिछले साल 1,600 रुपए की एमएसपी वाली जौ को सरकार अब 1,635 रुपए में खरीदेगी। सरकार हर वर्ष 22 फसलों की एमएसपी घोषित करती है और शुगर केन के लिए एफआरपी घोषित करती है। रबी के दौरान 6 फसल वीट, बार्ले, ग्राम, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लार की एमएसपी दर घोषित की जाती है। माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सीसीए बैठक में इनकी दरों का निर्धारण 8 सितंबर को किया गया था। इस बार की एमएसपी घोषणा की कुछ विशेषताएं हैं। एमएसपी की दर जो घोषित की जाती है इस दृष्टि की जाती है कि किसान फसल उगाने से पहले अपना समय से निर्णय ले सके कि किस फसल में उगाए, उस किस फसल का क्या दाम मिलेगा। पूर्व के वर्षों में ज़्यादातर अक्टूबर और कुछ वर्ष 12-13 में दिसंबर में भी रबी की फर्क एमएसपी घोषित की गई थी। गत वर्ष सरकार ने पहली बार सितंबर में 25 सितंबर घोषणा की थी
और इस बार 8 सितंबर को ही घोषणा कर दी गई, जिससे किसान सोच विचार करके अपना समुचित निर्णय ले सके। वर्तमान सरकार एमएसपी के प्रति प्रतिबद्धता है और हर वर्ष एमएसपी की दरों में इजाफा किया जाता है। इस बार गेहूं की दर में 40 रुपये प्रति कुंटल का इजाफा किया गया है और विशेषकर बात यह है कि गेहूं में जहां सरकार ने आश्वस्त किया था कि 50% लागत से अधिक किसान को मूल्य मिले, गेहूं में ये 100% है। अगर 13-14 लें तो इन 23 फसलों में सिर्फ 7 फसल ऐसी थी जिसमें 50% से अधिक लागत से लाभ किसान को मिलता था। 18-19 बजट घोषणा के बाद से वर्तमान में सभी 23 फसलों में 50% से अधिक उनको लागत से मूल्य मिलता है और गेहूं में 100% है। इस वर्ष की भी विशेषता है कि सरसों तेल में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दृष्टि से सरसों में भी 400 रुपये प्रति कुंटल की दर से इजाफा किया गया है और सरसों को भी जो गत वर्ष 93% था उसका रिटर्न 100% कर दिया गया गेहूं के बराबर। तो 2 फसल अब देश में ऐसी हो गई हैं जिसमें लागत की तुलना में 100% का होगा गेहूं और मस्टर्ड। तीसरा, मसूर दाल की देखते हुए कि आयात मसूर का काफ़ी होता है और किसान मसूर उत्पादन करें और मसूर की दृष्टि में आत्मनिर्भर बढ़े, मसूर में काफ़ी इजाफा किया गया है। 400 रुपये प्रति कुंटल का इजाफा किया गया है और मसूर में करीब 79% का रिटर्न है। इस तरह ग्राम में 130 रुपये प्रति कुंटल, बार्ले में 35 रुपये प्रति कुंटल और सेफ्लार में 114 रुपये कुंटल का इजाफा किया गया है। कुसुम के फूल की नई एमएसपी 5,441 रुपए होगी। पिछली बार ये 5,327 रुपए थी। इस तरह इसमें 114 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकार ने किसानों को लागत की 1.5 गुना एमएसपी देने का वादा किया था। नई एमएसपी के बाद गेहूं, कैनोला और सरसों के भाव 2 गुने हो जाएंगे, जबकि जौ, चना और मसूर की एमएसपी भी लागत के 1.5 गुना से कहीं ज्यादा पहुंच जाएगी। वहीं कुसुम का न्यूनतम समर्थन मूल्य ठीक 1.5 गुना हो जाएगा। पिछले कुछ साल से दलहन, तिलहन और मोटे अनाज के न्यूनतम समर्थन मूल्य में एकरूपता लाने के लिए संयुक्त रूप से कोशिशें हो रही है। इसका मकसद इन फसलों का रकबा बढ़ाने के लिए किसानों को प्रेरित करना है। सरकार ने 2018 में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के नाम से एक अम्ब्रेला स्कीम का ऐलान किया था। मकसद था किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य दिलाना। इस स्कीम में 3 उप योजनाएं शामिल है। 1. मूल्य समर्थन योजना, 2. मूल्य न्यूनतम भुगतान योजना और 3. निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना। वर्तमान सरकार सिर्फ एमएसपी घोषणा पर विश्वास नहीं करती है, उसके साथ साथ इसकी क्रय की व्यवस्था करे। क्रय की व्यवस्था सुविधाजनक तरीके से हो, अधिक क्रय केंद्र खुले। जहाँ गेहूँ के 14,000 के सेंटर होते थे वो 21,000 के आसपास होके क्रय केंद्र खुले और समुचित समय के साथ पैसे की व्यवस्था होके क्रय की व्यवस्था की जाए। यदि पिछले 5 वर्ष की तुलना की जाए, जो 5 वर्ष 16-17 से लेके 20-21 की है और उसके 13-14 से पहले के 5 वर्ष की तुलना की जाए, तो पैडी में वर्तमान सरकार द्वारा क्वांटिटी दृष्टि से 38% ज़्यादा क्रय किया गया और मूल्य की दृष्टि से दूने से ज़्यादा किसानों के खाते में पैसा गया। गेहूं में भी इसी तरह करीब 70% ज़्यादा पैसा किसानों के खाते में गया और पल्सेस में तो विशेषकर दालें जो पहले खरीद का और ऑयल सीड में बहुत ज़्यादा सरकार का जोर रहा है। 74 गुना दालों की क्रय की गई पहले की तुलना में और ऑयल सीड में 16 गुना क्रय की गई। यही कारण है कि हर वर्ष उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई और गेहूँ इसका दालों का जो उत्पादन 16 लाख मिलियन मीट्रिक टन होता था वो बढ़ के करीब 25 लाख हो गया और ऑयल सीड की आत्मनिर्भरता जा रहा है। इसी दृष्टि से ऑयल पाम और नेशनल मिशन ऑयल सीड सरकार लेके आई है। जम्मू कश्मीर जो कि हिमालय के सबसे ऊंचे पर्वतों पर स्थित है। जम्मू कश्मीर अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता और संसाधनों के लिए जाना जाता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख अपनी विभिन्न संस्कृति के लिए भी मशहूर है। हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और वहां की विभिन्न गतिविधियों के बारे में दूरदर्शन किसान के साथ खास बातचीत की। वहाँ पर भी ऑर्गेनिक के अंदर बहुत गुंजाइश है। ऑर्गेनिक खेती के अंदर वहाँ के किसान खेती करेंगे तो मैं सोचता हूँ उनको लाभ होगा और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस वहाँ पर बने तो कोल्ड स्टोरेज के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर इसका बजट का प्रावधान किया गया है। तो वहाँ पर क्योंकि लद्दाख के अंदर जो है वहाँ पर
एक अपन कह सकते हैं कि अब बर्फ़ अधिक रहती है, 6 महीने 7 महीने तक बर्फ़ ही रहती है, तो ऐसे में वहाँ पर पॉली हाउस का बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है। तो इस दृष्टि से भी आने वाले समय के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट राज्य सरकार के द्वारा आएंगे या डायरेक्ट किसान भी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से ले सकते हैं। तो ये योजना के अंदर हमने रखा है ताकि किसान उस पॉली हाउस के अंदर खेती अपनी फसल को सब्जी को बो सकते हैं, तो उससे उनको लाभ मिलेगा। इस दृष्टि से मैं सोचता हूँ कि वहाँ पर एक याक का रीजनल सेंटर भी बनाया जा रहा है, जो उसकी स्वीकृति हो चुकी है। तो मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय के अंदर लद्दाख भी मुख्य धारा के अंदर भारत की आएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर विकास का जो पैसा यहाँ से जो थोड़ा बहुत जाता था वो भी जम्मू और कश्मीर तक रुक जाता था, लेकिन लद्दाख के अंदर ये पैसा नहीं जाता था। तो अब जम्मू कश्मीर लद्दाख भी लद्दाख की कृषि भी निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। और दूसरा, वहाँ पर हमने एक मेले का आयोजन किया है। आने वाली 27 तारीख को कृषि का मेला वहाँ पर रहेगा, जो वहाँ पर इंस्टीट्यूट है उसके अंदर ये रखा गया मेला। उसके अंदर पूरे राज्य के किसान वहाँ पर आएंगे और उस मेले के अंदर जो वहाँ की प्रोसेसिंग यूनिट है या किसान अपने उत्पादन से होने वाले उत्पाद को वहाँ पर लाएगा, और उस मेले के अंदर सब कुछ देखने को वो उनको मिलेगा जो अपने खेत के अंदर भी वो कर सकते हैं, और खुद की प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाकर किसान अपने आप को आत्मनिर्भर कर सके। इस दिशा के अंदर उस मेले का आयोजन किया गया, और उस मेले को लेकर पूरे लद्दाख प्रदेश के अंदर एक उत्साह है और किसानों के अंदर इस मेले को लेकर बहुत जिज्ञासा भी है। और निश्चित रूप से उस मेले के अंदर मैं भी जाने वाला हूँ, और उस मेले के अंदर निश्चित रूप से वहाँ जो लोग आएंगे तो कुछ देखकर नई टेक्नोलॉजी, नई फसल है उनको वहाँ पर और किस तरह से कर सकते हैं, तो उन सारा चीज़ को वहाँ पर देखने को भी मिलेगा। तो मैं सोचता हूँ कि अब लद्दाख भी आने वाले समय के अंदर एक कृषि के अंदर निश्चित रूप से एक अच्छा प्रदेश होने वाला है, ऐसा मुझे निश्चित रूप से लगता है। अब हमारे किसान भाई बहन केवल खेतों तक ही सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब आप आसानी से अपने मोबाइल में ही कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं जैविक खेती मोबाइल ऐप के बारे में। तो इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप कौन कौन सी जानकारियां हासिल कर सकते हैं, आइए जानते हैं। जैविक खेती मोबाइल ऐप विश्व स्तर पर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्रालय और कृषि विभाग की एक अनूठी पहल है। ये ऐप किसानों को अपनी जैविक खेती को बढ़ावा देने और उपज की बिक्री के जरिए किसानों की आय में वृद्धि करने में मदद करता है। ऐप में रसायन में मुक्त खेती यानी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए केस स्टडी, वीडियो और सर्वश्रेष्ठ खेती के तरीके, सफलता की कहानियां भी शामिल है। ऐप के ई बाजार सेक्शन में अनाज, दाल, फल और सब्जियों से लेकर जैविक उत्पादों का संपूर्ण भाव जान सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। अगर आप कृषि दर्शन कार्यक्रम का पहले का प्रसारण भी देखना चाहते हैं तो टीवी पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप कृषि दर्शन कार्यक्रम को देखकर कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और अपना रखिए ख्याल। नमस्कार।
हमारा यहाँ प्रकट होना ही इस बात का प्रमाण है कि दुष्ट को उसकी दुष्टता का दंड अवश्य दिया जाएगा। बोलिए श्री महागणेश की मौत की आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तू नहीं किसी और से, तू खुद से ही भयभीत है। चल अपने डर को तू डरा, से डर के आगे जीत है। फाइट 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 फाइट। कुछ तो मस्त बात है इस जगह की, गली गली में बात है इस जगह की। यहाँ है खलबली हंसी सर पर चढ़ी, टिकट हो या ना हो ये गाड़ी चल पड़ी। गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, सिम सिम, गली गली सिम सिम। अरे इनसे मिलिए इन्हें जानिए, हरचंदपुर में सबसे न्यारे सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी बोली वाणी है, लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू। मैंने शिवपुत्र को समाप्त करने के लिए योजना बनाई थी शंभु की, किंतु योजना सफल हुई अथवा नहीं। हे महागणेश, इस पृथ्वी लोक को तारकासुर के अत्याचारों से कब मुक्ति मिलेगी? यदि तुमने सत्य नहीं बताया तो हम तुम्हें समाप्त कर देंगे। नारायण नारायण। सर्वशक्तिमान परम देव श्री महागणेश के प्रति निंदात्मक वचन कहकर अपने सर्वनाश को निमंत्रण ना दो दीदी। के साथ बदल